Something class, could you hear me? I have 11 participants over here. I would wait 2 or 3 minutes more for the rest of the class to join in. Meanwhile, I would like to know whether you could hear me or not. Yes, ma'am, we can hear you. Okay. So class आप लोगों की theory की भी class हुई है अभी तक? नो मैम, स्टार्ट हुई थी लेकिन हो नहीं सकी। क्या? यानी कि भी आप लोगों ने कोई भी एक भी लेक्चर नहीं हुआ थियरी का आप लोगों का? इफ्रा मीर जी मैम, ऐसा ही है। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग जो है वो we would have our practical class for sure. एक्चुअली जो है वो इंटरनेट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो हो सकता है उसकी वजह से आप लोगों के जो है वो क्लासेस में कोई जो है वो प्रॉब्लम आ गया स्केड्यूल के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो माइक्रोबायोलॉजी लैब की, आज आप लोगों की सेकंड क्लास है। इसमें हम लोगों ने जो है कवर करने हैं टॉपिक बेसिक लैब इक्विपमेंट। तो आई हैव अ प्रेजेंटेशन and I would be presenting you that topic. So, could you see this? Could you see this PowerPoint presentation on your screen? Yes मैम। Okay. So today we are going to cover instruments used in microbiology lab. Actually ये जब आप लोग lab के अंदर होते हैं तो it is more exhaustive list होती है, मतलब कि almost सारे lab equipment वहाँ पे present होता है और हम लोग जो है वो उसको cover कर देते हैं। तो इस वक्त तो I have few instruments जो basic हम लोग use करते हैं, जिनके साथ आपका सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे, उनके प्रिंसिपल्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन देयर आर स्टिल मैनी अदर्स जो कि आप लोग जब लैब के अंदर काम करना शुरू करेंगे तो आई वुड इंट्रोड्यूस देम टू यू, या आप लोग जो है उससे फेमिलियर होंगे। सो some of the basic instruments that I will be discussing today would be analytical balance, Bunsen burner, inoculating tubes and inoculating needles, autoclave, hot air oven, incubator, petri dishes, Clooney counter, homogenizer, hot plate, magnetic stirrer, laminar airflow, laminar hood, microscope, pH meter, spectrophotometer, vortexer, and water bath. Since you are in second semester, I suppose कि आप लोगों ने कोई ना कोई practical classes first semester में ली होंगी अपने ही department में या किसी और department में। तो इनमें से कितने instruments ऐसे हैं जिनसे आप familiar हैं? ये जो list इस वक्त आपके सामने है उनमें से। मैम लिस्ट शो नहीं हो रही। अच्छा, आप लोग अभी फर्स्ट स्लाइड पे ही हैं? अब शो हो रही है आपको? यस मैम। यस मैम। इट मीन्स कि जब मैं उसको प्रेजेंट करती हूँ प्रेजेंटेशन मोड के अंदर आपको जो है वो विजिबल नहीं होता। आई गेस फिर मैं आपको इस तरह से जो है वो कंटिन्यू करवाती हूँ। अब इस लिस्ट, ये मैंने अभी जो नेम्स दिए थे ये सामने आपके पास लिस्ट है। इनमें से कितने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं? So are you familiar with the analytical balance? I am sure कि आप लोग इससे familiar होंगे क्योंकि ये तो आप लोगों ने FSC या मैट्रिक के अंदर भी different substances को weigh करने के लिए यूज किया होगा। बंसर बर्नर से भी familiar हैं। थोड़ा सा पॉइंट इधर जो है बर्नर को एक्सप्लेन करने का, वो माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने जो है किस तरह इसके आगे काम करना है। That's why I included it over here. Inoculating loops and inoculating needles भी आप लोगों ने यूज की होंगी for some other purposes, not really माइक्रोबायोलॉजी के कल्चर्स के लिए नहीं, लेकिन किसी और पर्पस के लिए यूज की होंगी। ऑटोक्लेव मशीन, हैव यू एवर यूज्ड ऑटोक्लेव बिफोर? नो मैम। ओके, एंड हॉट एयर ओवन? आई गेस हॉट एयर ओवन भी नहीं किया होगा। इंक्यूबेटर्स यूज किए हैं कभी आप लोगों ने?
पेट्री डिश भी, क्लूनी काउंटर भी, होमोजेनाइजर, हॉट प्लेट, मैग्नेट, ये मैग्नेटिक स्टेरर्स यूज करते हैं आप लोग अपने लैब में, डीएनडी में वहाँ पे? ओके, पीएच मीटर शायद आप लोगों ने यूज किया हो। लेट्स मूव ऑन के हम लोग जो है वो टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। सो ओवर हियर आई हैव, फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज एनालिटिकल बैलेंस। क्लास ये जो मैं स्टूडेंट है, व्हेन आई वुड बी टीचिंग, तो मैं इंटरेक्टिव क्लास लूंगी। आई वुड बी आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड यू आर सपोज टू आंसर मी, ठीक है? सो एनालिटिकल बैलेंस आप लोगों ने पहले भी यूज किया होगा। इसमें ग्लास से कवर्ड होता है ताकि जो है एयर की वजह से जो है वो उसकी मेजरमेंट के अंदर जो है वो फ्लॉज ना आए, ठीक है? इसकी सेंसिटिविटी रेंज होती है, डिफरेंट टाइप के बैलेंसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो कॉशन यहाँ पे करनी होती है, जब आपने यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी लैब में या किसी भी लैब के अंदर वेइंग बैलेंस यूज करते हैं, तो ये कॉशन होती है कि आपने उसकी जो है रेंज को देखना होता है कि उसकी रेंज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मिलीग्राम्स के अंदर वे कर रहा है तो मैक्सिमम उसके अंदर आप जो है 1000 मिलीग्राम तक वे कर सकते हैं, 1 ग्राम तक। उसके अंदर 2 ग्राम या 3 ग्राम आपको वे नहीं करना चाहिए कोई भी मीडिया। और सिमिलरली अगर वो ग्राम्स के अंदर है तो फिर आप उसमें मिलीग्राम ग्राम्स के अंदर वे नहीं करेंगे। तो जब भी आप लोगों ने कोई भी एनालिटिकल बैलेंस यूज करना है तो आपने उसकी रेंज देखनी है, उसके रेंज के अंदर अंदर जो है वो आपने जो है उसको यूज करना है फॉर वेइंग सब्सटेंसेस। अगर आप जो है समटाइम्स ये होता है कि वो आगे तो जैसा फॉर एग्जांपल वो 1000 मिलीग्राम तक मेजर कर सकता था, लेकिन हो सकता है वो 1100 मिलीग्राम भी आपको वे कर दे, लेकिन देन देयर आर मेनी चांसेस कि जो है आपकी मेजरमेंट्स जो है वो एक्यूरेट नहीं होंगी। तो पॉइंट ओवर हियर वाज कि जब आप बैलेंस यूज करें तो आप उसकी रेंज को जो है वो जरूर स्टडी करें कि उसकी क्या रेंज है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। It's not an instrument or something very basic in the laboratory, that is Bunsen burner. So Bunsen burner जो है वो आप लोगों ने जो है पहले भी यूज किए होंगे लैब के अंदर फॉर वेरियस पर्पसेस। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री लैब के अंदर आपने यूज किया होगा या कहीं। तो बेसिकली तो आप लोग ज्यादातर इसको यूज करते हैं हीट करने के लिए सब्सटेंसेस को, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर आप लोगों ने जब इसको यूज करना है तो बेसिकली टू वर्क एसेप्टिकली आप लोग जो है वो बर्नर के आगे काम करते हैं। So what do you mean by aseptically? Work aseptically. Removes the germs out of it. Aseptically का मतलब remove the germs, वो तो स्टरलाइजेशन को कहेंगे कि हम लोग जो है जर्म्स को रिमूव करेंगे। एसेप्टिकली का मतलब ये है कि हम लोगों ने जब काम करना है तो उस काम के दौरान जो है कहीं से भी बाहर से कंटेमिनेशन जो है हमारे वर्क के अंदर या जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो बाहर से कंटेमिनेशन ना आए। तो हम जो है फ्लेम के आगे काम करते हैं। हीट की वजह से फ्लेम, अगर आप बंसन बर्नर ऑन रखेंगे तो फ्लेम फॉर 30 मिनट्स, तो फ्लेम के 6 इंचेस राउंड जो है जो भी एयर होगी वो स्टरलाइज हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ड्यू टू हीट किल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जब काम करना है तो आपने बर्नर के 6 इंचेस के पास पास जो है वो काम करना है। तो उससे क्या होगा कि जो भी काम आप करेंगे उसके अंदर आउटसाइड कंटेमिनेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एसेप्टिक टेक्निक। तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में या तो आप लोग स्पिरिट लैम्प या जो है बंसन बर्नर जो है वो ऑन करके उसके विद इन 6 इंचेस के जोन के अंदर अंदर जो है वो काम करते हैं। अब डू यू थिंक कि अगर आपने कुछ, और वो भी फ्लेम के 6 इंचेस के, फॉर एग्जांपल ये बर्नर है तो आपने ये फ्लेम यहाँ पे चल रहा है तो फ्लेम के इस वाले पोर्शन में 6 इंचेस इधर 6 इंचेस इधर सो ऑन जो है आप काम कर सकते हैं। बॉटम पे नहीं, ये वाला एरिया नहीं स्टरलाइज्ड होगा, ये जो इसके फ्लेम के गिर्द जो एरिया होगा वो स्टरलाइज्ड होगा। फ्लेम को हमने और भी पर्पसेस के लिए यूज करना है। हम लोगों ने जब बैक्टीरिया कल्चर करने हैं तो हम लोगों ने डिफरेंट इनोकुलेटिंग नीडल्स या लूप्स यूज करनी है। तो हमने जब बैक्टीरिया पिक करने हैं तो वो नीडल या लूप किसी चीज से ही पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको इनोकुलेटिंग नीडल शो की हुई है, इससे हम जब पिक करते हैं बैक्टीरिया तो वो बैक्टीरिया ऑब्वियसली इस नीडल या लूप के ऊपर भी स्टिक कर जाते हैं। तो आप लोगों ने उस कंटेमिनेटेड लूप को जो है वैसी बेंच टॉप के ऊपर वापस नहीं रखना होता, उसको स्टरलाइज करके जो है वापस रखते हैं। तो वी यूज द फ्लेम फॉर स्टरलाइजेशन पर्पस ऑल्सो, कि हम जो है वो नीडल्स को इसके ऊपर जो है वो हीट करके जो भी इसके ऊपर मटेरियल होता है प्रेजेंट बैक्टीरिया का या किसी भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट होता है वो इंसिनरेट हो जाता है, वो किल हो जाता है। तो हम लोग जो है इनोकुलेटिंग लूप्स को जो है वो बर्नर के ऊपर स्टरलाइज करने के लिए भी बर्नर जो है वो यूज करते हैं।
बर्नट का जो है इधर आपको इस फिगर में नजर आ रहा होगा कि उन्होंने बताया कि दो फ्लेम के दो पोर्शंस होते हैं। जो ये वाला पोर्शन है, ये जो इसका टिप है, ये हॉटेस्ट एरिया होता है, और जो टॉप वाला है वो टिप ऑफ द फ्लेम, दैट इज नॉट द हॉटेस्ट एरिया। तो इफ यू वांट कि क्विकली आप किसी चीज को हीट अप करो, तो जो है यू शुड पुट योर दैट ऑब्जेक्ट नियर दिस एरिया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। वो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इनॉकुलेटिंग लूप्स एंड इनॉकुलेटिंग नीडल्स। तो एज आई मेंशन प्रीवियसली कि आप लोगों ने जब इनॉकुलेट, ये आपको इस फॉर्म में नजर आ रहा है, ये व्यू नजर आ रहा है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, ये अब जो मैंने इसको जो है बड़ा किया स्लाइड को, कुड यू सी दिस नाउ? Yes, ma'am. Okay, so what's the difference between inoculating loop and needle? So over here ये डायग्राम आपको शो कर रही है। बेसिकली दो ही कंपोनेंट्स है, एक वायर वाला कंपोनेंट और एक हैंडल है। इनॉकुलेटिंग लूप में जो वायर है, प्लेटिनम वायर यूजली हम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन और भी किस्म की वायर्स होती हैं। लेकिन जो भी मेटल यूज किया जाए वायर का, वो ऐसा होना चाहिए कि वो क्विकली हीट अप हो जाए और क्विकली जो है वो कूल डाउन हो सकता हो। तो यहाँ पे जो वायर है, अगर वो जो है आगे से हम लोग उसको टर्न कर दें तो वो लूप की फॉर्म अख्तियार कर देता है, उसको हम इनॉकुलेटिंग लूप कहते हैं। और अगर वायर बिल्कुल स्ट्रेट है तो हम उसको इनॉकुलेटिंग नीडल कहते हैं। इनॉकुलेटिंग लूप और नीडल में डिफरेंस इन फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल पर्पसेस इसका डिफरेंट फंक्शन है। लूप में क्योंकि होल है, तो इसके अंदर आप जो है बैक्टीरियल कल्चर लिक्विड में फॉर्म में है, तो इस होल के अंदर जो है वो आप कैरी कर सकते हैं, या इवन अगर सॉलिड फॉर्म है तो भी आप टच करके लूप को जो है उससे बैक्टीरियल कल्चर को पिक कर सकते हैं। नीडल की फॉर्म में जब आपने पिक करना है बैक्टीरिया को, तो ज्यादातर हम लोग स्टैब जब करना हो तो तब हम जो है वो नीडल को यूज करते हैं। तो दे आर डिफरेंट कल्चरिंग टेक्निक्स, जिनमें स्ट्रीकिंग आ जाता है, स्वैबिंग आ जाता है, स्टैब करके भी हम लोग जो है वो बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। तो जब हमने जो है स्टैब करके कल्चर करना हो तो हम नीडल यूज करते हैं, और जब हमने स्ट्रीकिंग करनी हो या जो है ब्रॉथ सोल्यूशन से दूसरे ब्रॉथ सोल्यूशन के अंदर जो है वो डालना हो बैक्टीरिया का कल्चर, यानी कि लिक्विड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में डालना, तो हम जो है वो लूप को यूज करते हैं। So over here they are used to transfer or streak bacterial culture from one media to another media. The purpose इसका यही है कि जो है हम ट्रांसफर करके उनको जो है बैक्टीरिया को ग्रो कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया कि हमारे पास स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस का जो है वो कल्चर प्रेजेंट है ब्रॉथ में। ब्रॉथ मींस के किसी लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो जब आप उसके अंदर इनॉकुलेटिंग लूप डालेंगे तो जो है आप किसी डिप एंड शेक कर सकते हैं किसी और ब्रॉथ कल्चर के अंदर उसको। ब्रॉथ का क्या मतलब है कि लिक्विड के अंदर हम उसको दोबारा डिप करेंगे तो वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली हम लोग एगर्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एगर स्लांट है, एगर स्लांट के ऊपर हम जो है वो स्ट्रीक कर सकते हैं, या एगर इज अ सॉलिड मीडिया, इट इज नॉट अ लिक्विड मीडिया। तो सॉलिड मीडिया के ऊपर हम जो है वो स्ट्रीकिंग करके भी जो है वो बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर सकते हैं। समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को शायद थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि अभी तक आपकी कोई जो है वो थियरी की भी क्लास नहीं हुई, और सेकेंडली यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन द लैब, तो आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे कुछ चीजों में। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, इधर मैं अगेन बार बार यूज कर रही हूँ एगर का वर्ड और ब्रॉथ का वर्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एगर एंड ब्रॉथ? मैम बात आपने कहा वो लिक्विड मीडिया है, ब्रैकेट सॉलिड है। जी दोबारा बताइए क्या कह रहे हो? मैम बात लिक्विड मीडिया होगा ना? ब्रॉथ लिक्विड मीडिया को कहते हैं। गुड। सो बैक्टीरिया नीड सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन टू ग्रो। तो उसको जो है मीडिया की फॉर्म में हम जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, कार्बन सोर्स प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर मीडिया लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसको ब्रॉथ कहते हैं, और अगर मीडिया जो है हम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको हम एगर कहते हैं। तो सॉलिड, ये जो मैं ब्रॉथ यूज कर रही हूँ दैट इज फॉर एनी मीडिया दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, और एगर इज एनी मीडिया दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। तो लूप्स के जरिए हम जो है लिक्विड से लिक्विड में भी कल्चर कर सकते हैं बैक्टीरिया को, और लिक्विड से सॉलिड में भी कर सकते हैं, सॉलिड से सॉलिड में भी कर सकते हैं। नीडल के केस में जैसा यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब में स्लांट नजर आ रही है, स्लांट यहाँ पे मीडिया जो है ऐसे सॉलिडिफाई किया गया है एंगल के ऊपर,
यानी कि ये एगर है, एगर को हमने जब टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला था सॉलिडिफाई होने से पहले लिक्विड फॉर्म में, तो हमने इसको सॉलिडिफाई करते हुए जो है वो ट्यूब को जो है एक एंगल के ऊपर रखा। जब वो एक एंगल के ऊपर रखा तो जो है वो स्लांट की फॉर्म में जो है वो एगर हमारे पास आ गया, मीडिया आ गया। अगर आपने स्लांट की सरफेस के ऊपर कल्चर करना है तो आप इनॉकुलेटिंग नीडल यूज करेंगे। समटाइम्स हम स्लांट के अंदर जो है वो कल्चर करते हैं बैक्टीरिया, यानी कि हम उसको फिर क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमने स्लांट के यहाँ पे ग्रो करना है मीडिया सेंटर में, फिर क्या करेंगे, इनॉकुलेटिंग लूप यूज करेंगे या नीडल यूज करेंगे? लूप यूज करेंगे मैम। लूप अगर आप लोग यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, ज्यादा मीडिया ब्रेक होगा, वो जो है स्विफ्टली अंदर नहीं जाएगा, ब्रेक्स प्रोड्यूस होंगे, सीधी लाइन में जो है वो बैक्टीरिया अंदर जो है वो एक लाइन में ग्रो नहीं करेगा। तो हम लोग नीडल यूज करेंगे क्योंकि नीडल इजिली जो है वो स्टैब हो जाएगी अंदर। तो अगर आपने जो है स्लांट के जो बॉटम वाले रीजन में अगर कल्चर करना है तो आप लोग जो है वो इनॉकुलेटिंग नीडल यूज करते हैं, और अगर आपने उसकी सरफेस के ऊपर कल्चर करना है तो फिर आप जो है वो इनॉकुलेटिंग लूप यूज करते हैं। सो ये इक्विपमेंट आप लोगों ने बहुत रूटीन के अंदर यूज करना है, इनॉकुलेटिंग लूप्स और नीडल। फिर एग्जेन मैंने आपको बताया कि जब आपने बैक्टीरिया पिक करना है तो वो बैक्टीरिया जब आप किसी भी सरफेस के ऊपर भी ट्रांसफर करेंगे उसके बावजूद जो है वो कुछ ना कुछ लूप के ऊपर लगा रह जाता है। तो फिर आपने जो है लूप को वापस रखने से पहले उसको स्टरलाइज करना है। उसको स्टरलाइज करने का क्या तरीका है कि आप लोगों ने बर्नर के ऊपर उसको रेड हॉट करना है। रेड हॉट करने से जो है बैक्टीरिया या जो भी उसके ऊपर मटेरियल प्रेजेंट था वो सारा का सारा बर्न हो जाएगा, कार्बन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद वो स्टरलाइज हो जाएगी लूप और आप फिर उसको जो है वो वापस से रख सकते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज ऑटोक्लेव। सो अभी मैं आपको जिस तरह मेंशन कर रही थी कि जो है हम लोगों ने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वेरियस ब्रॉथ या वेरियस मीडिया यूज करने होते हैं, और उन मीडिया के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हमारा इनफैक्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मीडिया प्रिपरेशन पे ही होगा कि हम लोग कैसे मीडिया प्रिपेयर करते हैं और जो है कितने टाइप्स के मीडिया होते हैं और उनको कैसे स्टरलाइज किया जाता है। तो ऑटोक्लेव इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। व्हाट इज स्टरलाइजेशन? फॉर क्लीनिंग सो पर्पसेस आई के गेस लिए मैंने यूज किया। जी Complete removal of all life form of bacteria. हाँ जी, आई गेस मैंने ये फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। तो अगर हमने किसी मीडिया को स्टरलाइज करना है या किसी भी चीज को, किसी इक्विपमेंट को स्टरलाइज करना है, इट मीन्स कि हमने उसके ऊपर से तमाम लाइफ फॉर्म को किल करना है। उसमें वेजिटेटिव बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, फिर बैक्टीरिया की दूसरी फॉर्म्स भी आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्स। उसमें पर्पज होता है कि हम स्पोर्स को भी किल करते हैं। स्पोर्स भी किल होने चाहिए और वेजिटेटिव बैक्टीरिया भी किल होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। अगर सिर्फ वेजिटेटिव बैक्टीरिया किल हो रहे हैं और स्पोर्स किल नहीं हो रहे, देन इट्स नॉट कंप्लीट स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन करने के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स, जिनमें से एक मेथड होता है स्टीम को हम यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन। और इस स्टीम के प्रिंसिपल, स्टीम क्या करता है, हाउ कुड स्टीम किल बैक्टीरिया और स्पोर्स? ऑक्सीडाइज कर देता है मैम। ऑक्सीडाइज तो जो है वो हीट करती है, जिस तरह आपने अभी जो बर्नर यूज किया है उसमें जो है हीट की वजह से ऑक्सीडाइजेशन होकर किलिंग हुई है। स्टीम कैसे किल करती होगी? ऑक्सीडाइज तो नहीं करती स्टीम, स्टीम डजंट कॉज ऑक्सीडाइजेशन। सर स्टीम बेसिकली हाई प्रेशर पे होता है हीट के, तो इस वजह से। सो हैव यू एवर यूज्ड ऑटोक्लेव? No, ma'am. नो मैम। सो फिर आपका हाई प्रेशर का कैसे आइडिया है कि स्टीम हाई प्रेशर पे होती है? तो अल्टीमेटली स्टीम कैसे किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? सो हीट से कोगुलेशन होती है, स्टीम बेसिकली कोगुलेट कर देती है प्रोटीन्स को। एंड यू नो कि किसी भी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं किसी भी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यूजुअली कौन कैरी आउट कर रहा होता है? एंजाइम्स कैरी आउट कर रहे होते हैं। तो एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन इन नेचर। तो अगर जो है स्टीम जो है वो कैसे किल करती है, वो जो है प्रोटीन्स को कोगुलेट कर देती है।
फॉर एग्जांपल सिंपल एक एग्जांपल है कि जो है बॉइलिंग वाटर के अंदर जब हम एग रखते हैं तो क्या प्रोटीन्स कोagulate कर जाती है ना। सिमिलरली स्टीम जो है वो भी जो है वो प्रोटीन्स को कोagulate कर देगी। दूसरी जो है वहाँ पे बायोलॉजिकल मटेरियल्स उनको कोagulation के थ्रू जो है वो उसकी किलिंग कर देगी। ऑटोक्लेव यूजेस स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, बट स्टीम जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है नॉर्मल वाटर जब कितने टेम्परेचर पे हम जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है? 100 At what डिग्री temperature सेल्सियस। does 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। सो अगर जो हम नॉर्मल एयर प्रेशर के ऊपर जो है वो वाटर को बॉईल करेंगे तो स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेकिन हमने इधर जो है वो प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं ऑटोक्लेव के अंदर और उसकी वजह से स्टीम का जो है टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज कर जाता है। तो हम लोग ऑटोक्लेव में जो स्टरलाइजेशन करते हैं वो स्टीम की प्रिंसिपल पे करते हैं। इसमें जो है स्टीम सर्कुल, ये एक इंस्ट्रूमेंट है सामने जो आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, दिस इज एन ऑटोक्लेव। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली स्टीम सर्कुलेट करती है। स्टीम सर्कुलेट करती है एट हाई टेम्परेचर और टेम्परेचर यूजली जो हम लोग रखते हैं वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रखते हैं और उसको हम 15 मिनट्स के लिए वो जो है अगर एक्सपोजर हो जाएगा किसी भी बैक्टीरिया का या किसी भी स्पोर का स्टीम के साथ एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स, वो जो बैक्टीरिया या जो स्पोर होगा वो किल हो जाएगा। अब नॉर्मली आपने जैसा बताया कि जो है वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है तो स्टीम का भी टेम्परेचर 100 होता है। 121 करने के लिए क्या करते हैं हम, अगर हमने फॉर एग्जांपल स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, उसको ज़्यादा करना है। आप लोगों ने प्रेशर कुकर का प्रिंसिपल पढ़ा था ना एफएससी में। प्रेशर कुकर किस प्रिंसिपल पे जो है वो वर्क करता है? आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा जिसको ज्यादा अच्छा याद हो कि प्रेशर कुकर किस प्रिंसिपल पे जो है वो वर्क करता था? मैम प्रेशर इंक्रीज करता है वो अपनी वेपर प्रेशर उसका। जी मैम जब वेपर प्रेशर प्रेशर एक्सटर्नल कुकर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो चीज बॉयल होना शुरू हो जाती है। तो प्रेशर कुकर में हम इंटरनल व्हाट्स द प्रेशर है एडवांटेज वो ऑफ यूजिंग, इंक्रीज कर लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है प्रेशर कुकर को यूज करने का? क्या एडवांटेज होता है कि फूड ज्यादा जल्दी कुक हो जाता है? फूड ज्यादा जल्दी कैसे कुक हो जाता है? इसमें स्टीम बनती है अंदर। मैम उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना तो इस वजह से। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है प्रेशर कुकर में, वो कैसे इंक्रीज हो जाता है? मैम जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है और जो स्टीम है वो कैप्चर हो जाती है उसके अंदर ही। Okay, so Marshall somehow right. She is saying, she is explaining it right. कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। वाटर जो 100 पे बॉईल करता था वो अब जो है वो हायर टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करेगा। उसकी वजह से क्या होता था, जो भी अंदर फूड आइटम है वो ज़्यादा हीट रिटेन करता था, ज़्यादा हीट रिटेन करेगा क्योंकि वो पहले ज़्यादा हीट अप होगा बिफोर कि वाटर उसमें से रिमूव हो। तो जब ज़्यादा हीट अप होगा तो वो ज़्यादा जल्दी जो है वो कुक हो जाता है। सिमिलरली ऑटोक्लेव में भी जो है हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग रखते हैं 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है और स्टीम जो उसके अंदर सर्कुलेट कर रही होती है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्कुलेट करती है अगर हम 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर रखें। और इसका एक्सपोजर अगर हम 15 मिनट्स के लिए दें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस इन कंडीशंस के ऊपर किल हो जाता है मोस्टली। बायोहैजर्डस मटेरियल जब हम लोग उनको, जैसा आप लोग आजकल कोई भी बायोहैजर्डस, फॉर एग्जांपल इवन ऑटोक्लेव जो है ज़रूरी नहीं माइक्रोबायोलॉजी लैब में हो, बल्कि मेडिकल इक्विपमेंट्स भी जो है वो स्टरलाइज किए जाते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल सर्जरी के लिए भी जो इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा होता है, या आप अगर डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो डेंटिस्ट भी जो टूल्स अपने यूज़ कर रहा होता है वो उन टूल्स को स्टरलाइज करते हैं।
और उन टूल्स को ज़्यादातर वो ऑटोक्लेव के अंदर ही स्टरलाइज कर रहे होते हैं। तो अगर हमने किसी भी सरफेस के ऊपर जो है बैक्टीरिया को किल करना है तो वो हम ज़्यादातर ऑटोक्लेव के अंदर ऑटोक्लेव जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है। लेकिन जो है यहाँ पे जो मैंने कंडीशंस लिखी हुई है ऑटोक्लेव की, ये है मीडिया की स्टरलाइजेशन के लिए। मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए यूजली हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट्स के लिए हीट करते हैं, लेकिन डिफरेंट मीडिया की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो उसके जो बॉक्स होता है उसके पीछे लिखी होती हैं। बायोहैजार्डस मटेरियल को अगर हमने जो है वो करना हो स्टरलाइज, तो किसी भी चीज जो कि अगर आपने जो है डिस्कार्ड ऑफ करनी है और उसके ऊपर कोई जो है बायोहैजार्डस ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो उसके लिए हम ज़्यादातर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए जो है वो ऑटोक्लेव की कंडीशंस को सेट करते हैं। सो ऑटोक्लेव की कंडीशंस जो है वो चेंज भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन के कौन से मटेरियल को हमने स्टरलाइज करना है और जो है उसका क्या एंड यूज है। सो यूजली जो कंडीशन यहाँ पे फॉलो की जाती हैं वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट्स के लिए 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये कंडीशंस जो है वो यूज की जाती हैं। तो ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल में क्या है, स्टीम इज द प्रिंसिपल के स्टीम की बेसिस पे हम स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टीम किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हम जो है वो हाई प्रेशर के ऊपर जो है वो स्टीम जो है हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्कुलेट करती है, दैट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आपने टेम्परेचर, टाइम और प्रेशर जो है वो याद रखने वाली चीजें हैं कि कितने पे हम जो है यूज करते हैं। अब ये ऑटोक्लेव का मतलब है, ऑटोक्लेव का मतलब होता है लॉक होना, यानी कि खुद ही लॉक हो जाना। तो बेसिकली जब अंदर हाई प्रेशर होता है तो ये जो है एक खुद सेल्फ लॉकिंग सी इसके अंदर एबिलिटी आ जाती है। लेकिन खैर हम बाहर से भी इसको लॉक करते हैं, लेकिन जब आप उसको ओपन नहीं कर सकते जब तक अंदर से प्रेशर रिलीज ना हो जाए। तो जो है वैसे तो देखने में ऐसे लग रहा है कि अगर हमने किसी भी चीज को क्लेव करना है, किसी भी चीज को, तो कितना टाइम लगेगा ऑटोक्लेव करने में? स्टूडेंट्स आपके पास सामने लिखा हुआ टाइम 15 मिनट्स। अगर मैं आपको कोई चीज देती हूँ, फॉर एग्जांपल मीडिया है एक फ्लास्क के अंदर, सो डू यू थिंक कि 15 मिनट्स में हो जाएगा? 15 मिनट्स तो इसकी स्टरलाइजेशन साइकिल है। 15 मिनट्स में तो वो स्टरलाइज होगा। उससे पहले जो है वो वाटर को हीट अप होना उस टेम्परेचर तक, फिर उसके बाद जो है स्टीम ने एयर को रिप्लेस करना है, और उसके बाद 15 मिनट्स तक अंदर वो रहेगा उस प्रेशर के ऊपर। फिर उसके बाद वो प्रेशर रिलीज होगा। तो स्टरलाइजेशन साइकिल तो 15 मिनट्स का ही होगा, लेकिन ऑटोक्लेव रन होने में तकरीबन 1.5 आवर लग जाएगा, या 2 आवर्स तक भी लग सकते हैं, क्योंकि उसने पहले उस प्रेशर तक जाना है, फिर उस प्रेशर पे उसने उसको जो है सस्टेन करना है, फिर उसके बाद वो प्रेशर जो है वो रिलीज होना है। तो इट टेक्स मोर देन 15 मिनट्स एंड इट ऑलमोस्ट टेक्स 1.5 आवर for the complete cycle to operate. So there are various phases of the sterilization cycle जो autoclave के अंदर होती हैं, which are purge phase. Purge phase में क्या होता है कि steam जो है flows through the sterilizer and starts to displace the air. तो ये जब हम ऑटोक्लेव को खोलते हैं, तो ऑटोक्लेव को खोलेंगे तो हम नॉर्मल एयर के अंदर खोल रहे हैं, तो उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है स्टीम की जगह। तो जब हमने उसको बंद करना है तो तब भी उसके अंदर एयर प्रेजेंट होगी, लेकिन हमने क्या करना है, इवेंचुअली उसके ऑटोक्लेव के बॉटम में वाटर होता है प्रेजेंट, डिस्टिल्ड वाटर हम जो है खुद से फिल करते हैं। तो जब हम उसको ऑन करते हैं ऑटोक्लेव को, तो वो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है हीट की वजह से। वो स्टीम जो है, क्योंकि वो लाइटर इन वेट होती है, वो ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है और एयर को डिस्प्लेस करना शुरू कर देती है। तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट करना है ऑटोक्लेव, तो जो है वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो एयर को डिस्प्लेस करेगा। तो कुछ टाइम इस साइकिल को चलने में लगेगा। जब वो पूरी एयर जो है डिस्प्लेस हो जाएगी और स्टीम एक्यूमुलेट हो जाएगी अंदर वाले चैम्बर के अंदर, तो फिर उसका टेम्परेचर जो है वो 1 तक राइज हो जाएगा, और उसको जो है हमने 15 मिनट्स तक उस टेम्परेचर पे रखना है। That would be called the exposure or sterilization phase. During this phase, the exhaust valve is closed. इसमें हम एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज कर देते हैं, यानी कि वो वाल्व जहाँ से एयर जो है वो रिमूव हो रही थी, और उसके बाद जो है इंटीरियर टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस टू अ डिजायर्ड पॉइंट। फिर उसके बाद जो है इस टेम्परेचर पे हम लोग इसको एक डिजायर्ड टाइम तक रखते हैं, जो कि हमारे केस में हमने कौन सा सेट किया हुआ है, 15 मिनट्स। फिर उसके बाद जो है हमने जो है एग्जॉस्ट फेज आ जाती है, थर्ड फेज जो है उसकी, उसमें क्या होता है कि प्रेशर रिलीज करते हैं, वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्रॉप डाउन होता है। हम एकदम से प्रेशर क्यों नहीं रिलीज कर सकते? ये भी तो कर सकते हैं हम, फौरन से जो है वो वॉल्व कम्प्लीटली ओपन कर दें और प्रेशर एकदम से रिलीज हो जाए।
तो इट कुड बी डेंजरस। हम एकदम से प्रेशर ड्रॉप डाउन नहीं करते, प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप डाउन करता है। मशीन की ऑटोमेटिक साइकिल होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ड्रॉप डाउन करता है। अगर हम जल्दी हो किसी को काम है और वो एग्जॉस्ट फेस जल्दी करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है कि वो जो भी अंदर मटेरियल था, लिक्विड था, वो एकदम से जो है वो बाहर निकल के आ सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता से जो है स्टेप वाइज जो है वो हम जो है वो प्रेशर को रिलीज करते हैं। तो स्टरलाइजेशन तो 15 मिनट में हो रही है, लेकिन ये साइकिल पूरा कंप्लीट होने में तकरीबन 1.5 आवर जो है वो लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी मशीन है और उसके कितने स्लोली वो प्रेशर को जो है वो रिलीज करती है या कितने जो स्लोली प्रेशर को बिल्डअप करती है। तो यहाँ पे आपके पास एक जो है ये यूट्यूब का लिंक है, अगर आप लोगों ने जो है वो देखना हो कि एग्जैक्टली ऑटोक्लेव कैसे वर्क करता है, तो इस लिंक को जो है आप लोग फॉलो करके देख सकते हैं और ये आपको काफी अच्छी वीडियो आपको एक जनरल आइडिया दे देगी कि कैसे जो है वो करते हैं। यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वीडियो नजर आ रही है? ये वीडियो यूट्यूब वीडियो नजर आ रही है आप लोगों को? लिंक नजर आ रहा है मैम बस। जस्ट लिंक है। यस जस्ट मैम। लिंक नजर आ रहा है मैम। एक सेकंड में देखती हूँ कि वीडियो नजर आ रही है। Standard operating procedure of autoclave. What will be covered in this video are functions of autoclave, types of material, operating procedure, and precaution steps. Firstly, what is autoclave? Autoclave is a pressure chamber used for sterilizing materials, apparatus, or liquid. अब आपको नजर आ रही है ये वीडियो? नो मैम। मैम अब आगे क्या? ऑटोक्लेव आगे ठीक है, मैं ये ऑन कर रही हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं। In high temperature and pressure to kill microorganisms and spores. Autoclave is a pressure chamber used for sterilizing materials, apparatus, or liquid in high temperature and pressure to kill microorganisms and spores. Autoclave used for disinfection and sterilization of media, instruments, labware, and even biological and medical waste. Types of materials that can be autoclaved are: firstly, glass material such as laboratory glassware, beakers, conical flasks, and squat bottles. Thin glass cannot be autoclaved. Secondly, plastic material such as polypropylene, polycarbonate, and fluoropolymer. Polystyrene and polyvinyl chloride cannot be autoclaved. Media culture can be autoclaved. Do not autoclave animal or plant samples. मैम यहाँ पे कुछ और इशू हो रहा है। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मैम वो यूट्यूब की वीडियो नहीं नजर आ रही, ऊपर कुछ क्लिक टू एग्जिट फुल स्क्रीन नजर आ रहा है लिखा हुआ। अब क्लियर हुआ मैम? प्रॉब्लम है? अब क्लियर हुआ मैम? क्या क्लियर हुआ? मैम पहले ये नजर क्या नहीं था आ क्लियर रहा। हुआ? अब नजर आ रहा है आपको? जी मैम। जब मुझे तो शो नहीं हो रहा तब आपको शो हो रहा है, इट मीन्स कि मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा तो आपको शो होगा। जी Autoclave अब operating शो हो रहा है? procedure. यस मैम। जी अब शो हो रहा यस है। मैम। अब शो हो रहा है आपको? आपको शो हो रहा है क्लास? यस मैम अब शो हो रहा है। जी शाहजेब, मैम शो हो रहा है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम शो दोबारा हो रहा है। बोलिएगा। मैम रहा है शो शो। हो रहा है मैम। और
चलिए ठीक है, मैं दोबारा करती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। Check the level of the machine and make sure it is in agreement with set level. And level the items that need to be autoclaved with autoclave tape. Place and arrange the items that need to be autoclaved in set machine. After that, make sure the autoclave setting is correct. Last but not least, close the lid and press the start button. After autoclave, let the machine cool down to the autoclaving process. Open the lid and let the steam heat. Next, remove the autoclave materials. Then, place the materials to the designated zone. Switch off the autoclave. Safety precaution during autoclaving. Firstly, do not tightly screw the cap of the bottles for autoclave. Close the bottle cap before autoclave. Third, make sure the volume of the liquid doesn't exceed the bottle. Make sure the batch is sealed tightly. Not open the lid while the machine is running. Well in the glove when removing the autoclave material. As the remotion, the autoclave segments can also be negative experimentation. ओके क्लास, आप लोगों ने वीडियो देख ली? यस मैम। यस मैम। अच्छा, क्या समझ आई? आप लोगों को क्या समझ आई है? आप लोगों ने उसमें जब उसने जो है वो लिड ओपन किया था ऑटोक्लेव का, तो आपने एक सीव सी देखी थी नीचे। सीव का मतलब है कि एक नेट जाली सी थी मेटल की, और उसके नीचे जो है पानी था। तो उसके नीचे हम लोग डिस्टिल्ड ऑटोक्लेव की मशीन के बॉटम पे हम लोग थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं यहाँ पे ना। और वो डिस्टिल्ड वाटर इसलिए होता है कि जब हमने ऑटोक्लेव को ऑन करना है तो वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और वो एयर को डिस्प्लेस कर देता है। मशीन के अंदर जो एयर होती है वो एग्जॉस्ट वाल्व, यहाँ पे जो ये वाल्व है आपको नजर आ रहा है, ये एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इससे जो है वो स्टीम अंदर जो है वो भरती जाती है और इस वाल्व से एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। इस वाल्व के साथ हमने अक्सर जो है वो एक प्लास्टिक रबर ट्यूबिंग लगाई होती है और उस रबर ट्यूब को हमने जो है वो पानी के अंदर डाला होता है। तो जब हम पानी के अंदर रबर ट्यूब को डालेंगे तो क्या होगा, जब एयर उसमें से डिस्प्लेस हो रही होगी तो वो वाटर के अंदर क्या डिसॉल्व हो जाएगी? क्या होगा? हमें कैसे नजर आएगा कि जो है एयर डिस्प्लेस हो रही है ऑटोक्लेव में से? लेयर्स बनेंगी वाटर में। क्या बनेंगे? वाटर लेयर्स। लेयर्स नहीं बनेंगी। जब एयर डिस्प्लेस हो रही होगी अंदर से, तो हमने जो है जब ये वो पाइप जिसमें से एयर बाहर निकल रही है, अगर हम उसको पानी के अंदर डिप करेंगे तो उसमें पानी में बबल्स बन रहे होंगे, तो बबलिंग हो रही होगी। बबलिंग वुड इंडिकेट के इसमें से एयर निकल, इस वक्त जो है एग्जॉस्ट फेस चल रही है, इस वक्त जो है वो एयर जो है वो निकल रही है ऑटोक्लेव के अंदर से। फिर एक स्टेज आएगी कि पानी के अंदर बबल्स बनना बंद हो जाएंगे। इट मीन्स कि तमाम की तमाम एयर जो है वो ऑटोक्लेव में से निकल गई है, एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो बंद हो गया है और अब अंदर सिर्फ स्टीम सर्कुलेट कर रही है। फिर जब वो स्टीम उसके अंदर सर्कुलेट करेगी तकरीबन 15 to 20 मिनट्स, उसमें स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पे साइकिल एंड नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि अंदर बहुत हाई टेम्परेचर भी होता है और बहुत हाई प्रेशर भी होता है। इस वक्त हम ऑटोक्लेव को ओपन नहीं कर सकते, अदरवाइज जो है हम लोगों के लिए वो बहुत डेंजरस है, अंदर चीजें फट भी सकती हैं और जो है ये ब्लास्ट भी कर सकता है। ये किसकी ऑन है? माइक ऑन है किसी का? अनम आप अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। ओके, सो जो है उसके बाद जो है आप लोगों ने जो है वेट करना है कि प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करे और टेम्परेचर भी ड्रॉप करे। जब सेफ लेवल पे जब प्रेशर ड्रॉप कर जाता है और सेफ लेवल पे टेम्परेचर आ जाता है, फिर हम ऑटोक्लेव को जो है वो ओपन करके उसमें से जो मटेरियल है वो निकाल लेते हैं। लेकिन आपने जब निकालना है तभी आपने मिटन्स जो है पहन के निकालना है, ऑटोक्लेव बास्केट को बाहर निकालना है, क्योंकि अभी भी जो चीजें हैं वो बहुत गर्म होंगी, लाइक ऑलमोस्ट 100 के राउंड अबाउट उसका टेम्परेचर अभी भी होगा चीजों का। तो और फिर उसके बाद उन्होंने प्रिकॉशंस में बताया कि आपने बहुत टाइटली सील्ड अंदर चीजें नहीं रखनी, लूज कैप के साथ आपने चीजें अंदर रखनी है, अदरवाइज वो भी जो है वो बर्स्ट कर सकती हैं। तो ये सर्टेन प्रिकॉशंस थी ऑटोक्लेव की। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो होपफुली मैं आपको जो है वो ऑटोक्लेव जो है वो दिखाऊंगी भी, और तब आप लोग शायद अंडरस्टैंड करना और ईजी हो जाएगा। हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हॉट एयर ओवन। तो ऑटोक्लेव में हम लोग क्या यूज कर रहे थे? स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन। हॉट एयर ओवन में हम लोग जो है स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज करेंगे? हॉट एयर को। सो हाउ इज हॉट एयर डिफरेंट फ्रॉम स्टीम? हॉट एयर किस प्रिंसिपल पे स्टरलाइज करेगी? हाउ इज द प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम स्टीम? हॉट एयर की स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल स्टीम से कैसे डिफरेंट होगा? सो लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने कहा था कि ऑटोक्लेव में जब हमने स्टरलाइजेशन करनी है तो स्टीम जो है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू किलिंग करेगी। तो स्टीम ऑक्सीडेशन के थ्रू किलिंग नहीं करती, स्टीम जो है वो प्रोटीन्स को कोagulate करती है और उसकी बेसिस के ऊपर किलिंग होती है। हॉट एयर ओवन में हमने जो है ड्राई एयर को हाई टेम्परेचर पे जो है वो सर्कुलेट करती है इसके अंदर। तो ड्राई एयर जब जो है स्टरलाइजेशन कॉज करती है तो वो ऑक्सीडेशन की बेसिस के ऊपर किलिंग कर रही होती है। तो कुछ आइटम्स अगर हम ऑटोक्लेव के अंदर कोई चीज स्टरलाइज करेंगे तो क्या होगा? वो थोड़ी वेट हो जाएगी। तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें ड्राई फॉर्म में चाहिए होते हैं। सर्टेन ग्लासवेयर हमें जब यूज करना होता है तो वो ड्राई फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो फिर उसके लिए हम लोग जो है वो हॉट एयर ओवन के अंदर स्टरलाइजेशन करते हैं। हॉट एयर ओवन के अंदर बेसिकली यहाँ पे आपको हॉट एयर ओवन नजर आ रहा है। इस पे कुछ भी नहीं, एक मेटल चैम्बर है, उसके अंदर एक जो है वो हॉट एयर के हम टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। जैसा ओवन होता है, ओवन का टेम्परेचर सेट कर लेते हैं फॉर 160 डिग्री सेंटीग्रेड। अंदर एक फैन लगा होता है, वो फैन जो है वो सर्कुलेट करता है उस हॉट एयर को उसके अंदर। और जो है जितनी देर हम एक्सपोजर देंगे जिस इंस्ट्रूमेंट को जो है वो, अगर वो स्टरलाइजेशन के टेम्परेचर और टाइम के लिए देंगे तो वो स्टरलाइज हो जाएगी। तो यूजली हॉट एयर ओवन हम लोग ऑपरेट करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन। अगर हमने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन को ऑन किया है तो फिर हम लोग 2 आवर्स तक उसके अंदर चीजें रखते हैं ताकि वो स्टरलाइज हो जाए कम्प्लीटली। अगर 170 पे करेंगे तो 1 आवर में स्टरलाइज होंगी, और अगर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो स्टरलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो चीजें स्टरलाइज हो जाएंगी। तो this was all about hot air oven. So what's the difference between hot air oven and autoclave? G class, what's the difference between hot air oven and autoclave? Both are used for sterilization. ऑक्सीडेशन करती है, Hot air ऑक्सीडेशन oven करती है के जबकि अंदर, स्टीम हाँ जी, hot हॉट एयर air ओवन जो के है ना अंदर जो है ऑक्सीडेशन हॉट एयर जो है, जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हॉट एयर ओवन के अंदर जो है ड्राई एयर जो है वो स्टरलाइजेशन कॉज कर रही है, और ऑटोक्लेव में स्टीम स्टरलाइजेशन कॉज कर रही है। और स्टीम जो है वो किल कर रही है थ्रू कोagulation, और हॉट एयर इज किलिंग थ्रू ऑक्सीडेशन। So this is the basic difference between hot air oven and autoclave. और इसमें hot air oven में ज़्यादातर हम glassware को जो है वो स्टरलाइज करते हैं, और liquids को हम यहाँ पे स्टरलाइज नहीं कर सकते। जैसा मीडिया है, ब्रॉथ है, उसको हम hot air oven में स्टरलाइज नहीं कर सकते। क्यों? Why can't we sterilize media in hot air oven? What could be the reason? अगर हमने मीडिया स्टरलाइज करना होगा तो लोग जो है किस चीज को प्रेफर करेंगे? ऑटोक्लेव को यूज करेंगे फॉर स्टरलाइजेशन या हॉट एयर ओवन को? ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव को क्यों प्रेफर करेंगे, या ऑटोक्लेव क्यों यूज करेंगे? व्हाई नॉट हॉट एयर ओवन?
मैम हॉट एयर ओवन में जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो लिक्विड मटेरियल होगा उसकी इवेपोरेशन हो जाएगी। एग्जैक्टली जो मीडिया था वो क्या होगा, वो सारा का सारा जो है उसमें से जो पानी का कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में जो है वो मीडिया गेन आ जाएगा। तो इसलिए हम हॉट एयर ओवन में नहीं करते, हम मीडिया को जो है स्टरलाइज जो है वो ऑटोक्लेव के अंदर करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं। तो वंस हम लोगों ने मीडिया स्टरलाइज कर लिया, उसके बाद हमने उसके अंदर बैक्टीरिया एंटर कर दिया और बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, तो हम उसको फिर इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। इंक्यूबेटर भी एक क्लोज मेटल चैम्बर है, उसके अंदर भी हम लोग टेम्परेचर बेसिकली सेट कर देते हैं। दिस इज अ पिक्चर शोइंग ओवर हियर एन इंक्यूबेटर। तो बेसिकली कुछ बेसिकली एक क्लोज्ड सा एक चैम्बर है, मेटल चैम्बर, जिसके यहाँ पे गैसकेट, यहाँ पे जो है रबर सा होता है यहाँ पे इसके डोर के अंदर। से क्या होता है कि अंदर जो है वो इंसुलेटेड रहता है। जो भी टेम्परेचर आप सेट करेंगे वो अंदर वो टेम्परेचर की सेटिंग्स, वो टेम्परेचर यूनिफॉर्मली अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसके अंदर भी कभी फैन भी होता है ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। और अंदर जो है वो इस तरह के वायर जो है वो मेटल शेल्फ्स ही होती हैं, जिनमें जो है वो पोरस सी होती हैं, जिसके ऊपर हम जो है अपना जो भी मीडिया जिस भी चीज़ के अंदर है, फॉर एग्जांपल पेट्री डिशेस के अंदर है या प्लेट्स के या किसी फ्लास्क के अंदर है, वो फ्लास्क हम अंदर रख देते हैं और उसका टेम्परेचर जो है हम सेट करके उसको जो है इंक्यूबेट कर देते हैं, और ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सके। सो इट इज़ यूज्ड टू ग्रो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स और सेल लाइन एंड उसके बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि वो अंदर जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस है उसको मेंटेन रख सके। So it is basically an insulated box with an adjustable heater. Next instrument पे आ जाते हैं। Next है हमारे पास petri dishes. So how many of you have previously seen petri dishes? आप लोगों ने ये petri dish इस तरह की देखी है, कभी यूज की है? Yes, ma'am. सो पेट्री डिश जो है हम लोग बैक्टीरिया को जो कल्चर कर मीडिया जो है वो हम लोग जो है जब एगर फॉर्म में होता है तो हम उसको जो है वो यूजली जो है वो पेट्री डिश के अंदर पोर कर देते हैं। पेट्री डिश इज नथिंग बट एक ग्लास या प्लास्टिक की डिश होती है, ट्रांसपेरेंट डिश सी होती है, जिसकी एक कंपोनेंट को हम बेस कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, जिसके अंदर मीडिया डालते हैं, और ये उसका लिड होता है जो थोड़ा ज्यादा डायमीटर का होता है एज कम्पेयर टू द बेस। बेस के अंदर हम जो है वो मीडिया डाल देते हैं और लिड जो है उसको कवर करने के लिए होता है। मीडिया के ऊपर हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे येलो कलर के नजर आ रहे हैं या स्पॉट से, ये बेसिकली क्लोनीज हैं, बैक्टीरिया की क्लोनीज हैं। तो इस मीडिया के ऊपर हमें जो है वो बैक्टीरिया की क्लोनीज नजर आ रही है। तो पेट्री डिश इज यूज फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया। ये यहाँ पे सेकेंड डायग्राम आपको जो नजर आ रही है यहाँ पे, इसमें जो है मीडिया जो है वो पिंक कलर का है और जो है उस पर जो बैक्टीरियल कॉलोनीज आई हैं वो भी पिंक कलर की हैं। तो ये जो है ये दिस इज अ पेट्री डिश। तो इट इज यूज्ड फॉर जो है कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूजली जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं उसके जो है डायमीटर 3 इंचेस 10 मिलीमीटर जो है 3 इंचेस के राउंड अबाउट जो है वो 10 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट जो है वो होता है स्टैंडर्ड जो उसके साइज होते हैं। अब आ जाते हैं क्लूनी काउंटर। क्लूनी काउंटर, अब मैंने आपको लास्ट तो बैक्टीरिया जब हमारे विजिबल फॉर्म में, हमने ऐसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया हमें जो है वो जो सेल है वो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आ सकता, लेकिन जब वो सेल हम मीडिया के ऊपर ग्रो करवाते हैं तो वो एक सेल जब लैंड करता है मीडिया के ऊपर तो वो वहां पे जब ग्रो करता है तो वहां पे वो ग्रो करके एक्सपोनेंशियली जो है वो रिप्रोड्यूस, वो इकट्ठे एग्रीगेट कर जाते हैं। वो जो एग्रीगेट्स वो जो मीडिया के ऊपर हमें नजर आते हैं उनको हम कॉलोनीज कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो आपको सर्कुलर येलो कलर की नजर आ रही हैं बैक्टीरिया, दीज आर नॉट सिंगल बैक्टीरिया, दे आर बेसिकली कॉलोनीज एंड वन कॉलोनी माइट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। सो जो है हम लोग को बैक्टीरिया की काउंटिंग करनी हो तो हम लोग जो है यूजली जो है वो क्लोनीज काउंट करते हैं कि कितनी क्लोनीज बनी है। अगर 10 क्लोनीज बनेगा उसके अंदर 10 बैक्टीरिया लग
आगे तो वो उन्होंने 10 कॉलोनीज बनाई। तो हम लोग कॉलोनी काउंटर यूज करते हैं टू काउंट कॉलोनीज, बैक्टीरिया के कितनी कॉलोनीज जो है वो मीडिया के ऊपर बनी है। दिस इज अ टिपिकल कॉलोनी काउंटर। इट कंसिस्ट ऑफ built-in electronic register and a pen। क्या आपको मैम नजर आ रही है ना, पेट्री पेट्री डिश नजर आ रही है यहाँ पे, ये पेट्री डिश जिसमें आपको कॉलोनीज नजर आ रही हैं, इन कॉलोनीज को अगर आपने काउंट करना हो तो आप कॉलोनी काउंटर के ऊपर ये पेट्री डिश यहाँ पे रख देंगे सर्कुलर एरिया में, और फिर उसके बाद जो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसके जरिए जो है आप डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर, ये नीचे आपको ग्रिड सी बनी हुई नजर आएगी, हर ग्रिड के अंदर आप जो है वो मार्क करते जाएंगे पेन से कॉलोनीज को। और वो जो जब आप पेन से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जी, कौन सी स्लाइड शो हो रही है जिसमें क्या लिखा हुआ है, क्या हेडिंग है? अब नजर आ रही है कॉलोनी काउंटर वाली स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. कॉलोनी काउंटर वाली Yes, स्लाइड। ma'am. क्लास आपको कॉलोनी काउंटर वाली स्लाइड नजर आ रही है? मैम आ रही है नजर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने पेट्री डिश रखनी है, पेट्री डिश, ये नीचे जो ग्लास है उसके ऊपर ग्रिड बनी हुई है, तो इस ग्रिड के अंदर जो है आपने जो है हर कॉलोनी को पेन से जो है वो मार्क करते जाना है। मैग्नीफाइंग ग्लास भी है कि अगर बहुत छोटी कॉलोनीज हैं तो उनको व्यू करने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज कर सकते हैं। जब आप कॉलोनी को पेन से टच करेंगे तो वहां पे एक मार्क बन जाएगा, और जो है डिजिटली जो यहाँ पे जो है वो नोट होता जाएगा कितनी कॉलोनीज है, वो खुद ही काउंटिंग होती है, और वो जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है डिजिटली डिस्प्ले हो जाएगा कि कितनी कॉलोनीज जो है वो प्रेजेंट थी, या कि आप काउंट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको ये एक यूट्यूब का जो है वो दिया हुआ है लिंक, इसको अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको जो है वो एग्जैक्टली हाउ टू यूज अ कॉलोनी काउंटर जो है वो समझ आ जाएगा, और ये किस लिए यूज करते हैं और क्या व्हाट आई मीन बाय काउंटिंग कॉलोनीज वो भी आपको समझ आ जाएगा। आपको जो है क्या नजर आ रहा है अपनी स्लाइड के ऊपर, इधर प्रेजेंटेशन में कौन सी स्लाइड नजर आ रही है? मैम कॉलोनी काउंटर याद है। आपको कॉलोनी काउंटर नजर आ रहा है? आप सभी लोगों को पहले हम लोग मैं जो है आपको नेक्स्ट टाइम जो है इसके दिखाते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे मूव करते हैं, ये होमोजेनाइजर आ जाता है, आपको नजर आ रही है नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये होमोजेनाइजर वाली स्लाइड आपको ओके। सो होमोजेनाइजर हम लोग यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सैंपल था, वो सॉलिड फॉर्म में था, कोई टिश्यूज थे, प्लांट टिश्यू था या एनिमल टिश्यू था या कोई भी फूड आइटम था, उसको हमने होमोजेनाइज करना होता है, यानी कि हमने उसको यूनिफॉर्मली जो है वो ब्रेक डाउन करना होता है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, तो हम उसके लिए होमोजेनाइजर यूज करते हैं। सो दिस इज अ टिपिकल होमोजेनाइजर।
होमोजेनाइजर के यहाँ पे एंड पे बेसिकली कोम लाइक आपको नजर आ क्रशिंग हो जाती है और पार्टिकल्स जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इट इज़ यूज टू, इससे क्या होता है होमोजेनाइजर से कि जब हम टिश्यूज और टिश्यूज को इसके होमोजेनाइज करते हैं तो सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी कि सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और सेल्स के अंदर का जो इनर कंटेंट है वो हम जो है उसे एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वायरसेस कहाँ पे रेप्लिकेट करती हैं? वायरस को लिविंग रेप्लिकेट बॉडी करने के में लिए मैम। सेल चाहिए होता है ना, क्योंकि वायरस इज एन इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो वो वायरसेस जो हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होती हैं, वो सेल के अंदर रिसाइड करती हैं। तो अगर हमने वायरस सेल बर्स्ट कर जाए तो वो सेल बर्स्ट करने के लिए हम लोग जो है होमोजेनाइजर्स को यूज करते हैं कि हम अच्छी तरह टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, इतना अच्छा ग्राइंड करते हैं कि जो है इंडिविजुअल सेल्स जो है वो बर्स्ट कर जाएं और उसमें से जो भी अंदर के पार्टिकल्स एंड सेलुलर कंटेंट्स हैं वो रिलीज हो सकें। तो अगर अंदर कोई बैक्टीरिया है तो वो भी हम काउंट कर सकें, अगर अंदर कोई वायरस है उसको भी हम देख सकें, डिटेक्ट कर सकते हैं फर्दर मेथड्स, या फिर वैसी जो है जनरली हम यूनिफॉर्मली जो है सैंपल को जो है वो मिक्स कर सकें। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटर एंड स्टेटर। तो अभी आपको ये, अगर मैं ये यूट्यूब वीडियो चल जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मोटर एंड स्टेटर की वजह कि क्या क्या प्रिंसिपल है, उसकी वजह से कैसे जो है वो सेल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो आई एम ट्राइंग कि ये आपको व्यू हो जाए, लेकिन लेट्स सी। ओके क्लास, ये आपको वीडियो नजर आ रही है? क्लास अगर आपको मैम ये क्लिक वीडियो टू नजर आ रही एग्जिट है फुल तो स्क्रीन ऊपर आ रहा है, क्या लेकिन नजर आ वीडियो रही है? नजर नहीं आ रही। क्लिक टू क्या नजर एग्जिट क्या आ फुल। रहा है आप लोग मुझे? मैम अब ठीक है। मैम आप नजर आइए, आप आइए। चलिए ठीक है। तो ये आप ओके। हाँ।
Okay, class, could you hear me? Yes, ma'am. अच्छा, आप लोगों ने देखा कि मोटर एंड स्टेपल की वजह से कैसे जो है वो सेल्स जो है वो बर्स्ट करते हैं। बेसिकली ये कोम्ब लाइक जो एजेस हैं, ये अंदर एक और जो है वो इसी तरह के छोटे एजेस हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करके जो है सेल्स जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं, जैसा वो वीडियो में आपको नजर आ रहा था। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है पीएच मीटर। पीएच मीटर आप लोगों ने यूज किया हुआ पहले न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के आप लोगों के कोर्स में किसी ने? Hello class, could you hear me? Yes, ma'am. ओके हमारा ना टाइम इस वक्त एंड हो गया क्योंकि 1:30 तक मीटिंग थी, तो 1:32 हो गए हैं। तो आप लोगों की जो रेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स जो रह गए हैं कवर होने वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगी। और उसके साथ आप लोगों ने मीडिया प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन जो है स्टडी करना है। मीनवाइल जो है आप लोगों को जी जी आयशा मैम हम ये सारे इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ भी करेंगे और साथ प्रैक्टिकल नोटबुक पर। आप लोग जो है ड्रॉ ना कीजिए। आप लोग ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इनकी जो है प्रिंट एक जगह पे इमेजेस सारे इकट्ठे करके उनका प्रिंट करके उन प्रिंट्स को कट आउट करके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? दैट वुड बिकम इजियर फॉर यू लाइक दैट। मैम पीपीटी शेयर कर दें प्लीज। मैं हाँ जी मैम, किस सीटीएस में शेयर करनी है कि व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है? मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दें। अच्छा ठीक है, लास्ट मैं लेक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में चलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने पिछला प्रैक्टिकल भी अपने कॉपीज के अंदर लिखना है, जो हम लोगों ने लैब सेफ्टी रूल्स स्टडी किए थे। उसके बाद ये जो है ये वाला प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने जो है अपनी कॉपीज के अंदर जो है वो लिखना है। और जो है अभी ये आज वाला टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, भी रहते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस होने वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम मीडिया प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन भी करेंगे। उसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप लोग कुछ थियरी की बुक है टाटोरा की, आप लोगों ने पढ़नी होगी। टाटोरा की माइक्रोबायोलॉजी की बुक है, वो आप लोग जो है सॉफ्ट कॉपी में जो है वो लाइब्रेरी से या कहीं से जहाँ से भी आपको अवेलेबल है वो ले लें और थोड़ा सा उसको स्टार्ट करें, थोड़ा सा स्टडी करना है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, मीडिया क्या होता है। क्योंकि इस तरह से जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करना जो है वो थोड़ा मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रही, तो दैट वुड इनहांस योर अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोग जो है थ्योरेटिकली भी इसको कहीं से कवर करना शुरू कर देंगे। मीनवाइल होपफुली आप लोगों की जो है मैम प्रिया के साथ भी क्लास एडजस्ट हो जाए, तो दैट वुड बी आल्सो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चंस हो आपको आज के जो हमने कवर किया इंस्ट्रूमेंट्स उनमें? मैम जी ये जो आप बुक कह रही है ये आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में है? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन सर शायद मैं आपको अरेंज करके दे दूँ, मुझे देखना पड़ेगा। ओके मैम। कोई क्वेश्चंस रिलेटिंग टुडेज लेक्चर? मैम अगर हम प्रिंट ना करना चाहें पिक्चर्स को तो ड्रॉ कर सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। ओके चलिए, मैम। आई गेस देयर आर नो क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी जो है वो अटेंडेंस तो जो है चैट बॉक्स में ऐड कर दी होगी। ओके, वी विल मीट नेक्स्ट क्लास भी हम लोगों की जो है वो इसी टाइम पे होगी। सो हम लोग 12:30 पे जो है वो क्लास हुआ करेगी, क्योंकि आप लोगों का 3 आवर्स का वो जो सेशन है वो 3 आवर्स की क्लास तो नहीं होगी, 1 आवर की क्लास होगी। तो दैट वुड बी फ्रॉम 12:30 to 1:30 नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। कोई क्लैश तो नहीं है कहीं और? नो मैम, मंडे को ही होगी ना? हाँ जी, मंडे को ही होगी।
मुबारकबाद